नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय विज्ञान। विज्ञान के अंदर हम पढ़ रहे थे पाठ 2 सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने देखा था मित्रवत सूक्ष्म जीव। आज हम देखेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव, जो हमारे हानिकारक है, जो हमारे शत्रु है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के हानिकारक है। जैसे वो हमारे क्या थे, दोस्त थे, वैसे वो हमारे शत्रु है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। अब देखो, या तो हम उन सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं या उनको रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को भी संदूषित करते हैं, मतलब खराब कर देते हैं। आइए उन्हीं हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगवाहक सूक्ष्म जीव। अब मनुष्य के अंदर कौन कौन से हैं? मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल पीने के पानी से, खाने से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हम श्वास लेते तब। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क आने में। यदि कोई व्यक्ति क्या हो, संक्रमित हो, संक्रमित मतलब किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, जैसे अभी चल रहा है बच्चों कोरोना, तो जो व्यक्ति कोरोना पीड़ित है हम उसके पास नहीं जाते ना, तो उसे हम संक्रमित कहते हैं। तो संचरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचना संचरण कहलाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से अच्छे व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संचरणीय रोग। ठीक है, जो क्या होता है, किसी को छूने से, हमारे पास बैठने से रोग हो जाता है। जैसा आपका जुकाम हो गया, कोरोना हो गया, दूसरी सारी चीज़ें हो गई, तो ये आपके संचरणीय रोग कहलाते हैं या संक्रामक रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण देखो, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगवाहक वायरस, विषाणु भी वायु में आते हैं। तो जुकाम जो होती है बच्चों, आपका जो जुकाम होता है वो वायरस से होता है। तो जब कोई व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति छींकता है तो क्या होता है, उसकी जो छींकने से जो बूंदें बाहर आती है उसके साथ वायरस आते हैं, और वो व्यक्ति जो स्वस्थ है, जो उसके आसपास है, अगर वो श्वास लेता है तो वो शरीर में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी है जो रोगवाहक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। रोगवाहक का कार्य का मतलब होता है रोगों का वाहक करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो उसके कुछ कीट और जंतु भी होते हैं। जैसे आपने घरेलू मक्खी देखी है, बट जो खाने पर बैठी होती है तो वो क्या करती है, गंदगी पर बैठ कर खाने पर बैठती है तो सब खराब हो जाता है। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े, जंतु अवशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो वो रोगाणु उसमें आ जाते हैं, स्थानांतरण हो जाता है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना होती है। फिर वो खराब भोजन हो गया, अब उसी को हम खाएंगे तो हम बीमार होंगे ना। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढक कर रखें। आपके घर पर भी ढक कर रखते हैं। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। अगर बिना ढके भोजन को खाते हैं तो उससे बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। अब जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो उसका क्या है, एक अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। अब देखो, मादा एनाफिलीज के काटने से तो आपको मलेरिया होता है, मादा एडीज के काटने से आपको डेंगू होता है बच्चों। तो ये क्या है, एक तरह के परजीवी का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? अब हम इससे बच सकते हैं ना, कैसे? देखो, सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। आप सभी को पता है कि मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, पानी में। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहना देना चाहिए। अपने घर के आसपास गड्ढे में, कोई बर्तन में ज़्यादा दिन तक पानी रखना नहीं चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि आसपास के स्थानों पर उसे स्वस्थ या शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर आप मलेरिया फैलाना रोक सकते हो। तो देखो, पानी के अंदर उचित, जहाँ ठहरा हुआ पानी है उसको ठहरने ना दे, फिर समय समय पर दवाइयाँ करे, दवाई छिड़कनी चाहिए, है ना, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से क्या है आपके उदाहरण है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, मलेरिया से रोग मुक्त हो सकते हो। अब आपका
नेक्स्ट आपका है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। अब यहाँ मानव के अंदर होने वाले रोगों के बारे में बताया। यहाँ रोगवाहक सूक्ष्म जीव है, मच्छर का संचरण है, मतलब संचरण वाले हैं। यहाँ बचाव के उपाय देखो, क्षय रोग जिसको हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब होते हैं। देखो क्षय रोग जीवाणु से होता है, जो किससे फैलता है, वायु से। अब इन सबका एक ही रोकथाम बचाव है, क्या है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। खसरा वायरस से होता है, वायु से फैलता है, उपाय वही रहेगा। चिकन पॉक्स आप बोलते हो छोटी माता बड़ी माता, वायरस से होता है, वायु या सीधे संपर्क से। पोलियो वायरस, वायु या जल से। फिर आपका आता है हैजा, जो जीवाणु से होता है। टाइफाइड भी आपका जीवाणु से होता है। हैजा जल और भोजन से फैलता है, टाइफाइड जल से। तो दोनों का व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्ति को अपनी स्वच्छता रखनी है, नहाना है, धोना है, अच्छी आदतें पालनी है, भली भांति से पके हुए भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण करना है। हेपेटाइटिस ए जो वायरस से फैलता है, जल द्वारा उबले हुए पेयजल का उपयोग करना और टीकाकरण। देखो टीकाकरण सब में ही, अभी कोरोना में भी टीकाकरण हो रहा है। मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर से, मच्छरदानी का प्रयोग करना, मैंने आपको पहले ही बताया था। मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित ना रहने देना। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने रोकने की तालिका हमने देख रखी। अब आता है जंतुओं में रोगवाहक जीवाणु। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं होते, वे वरन दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। अब देखो रॉबर्ट कॉच, ये कौन है, साइंटिस्ट है। रॉबर्ट कॉच ने सन 1876 में बैसिलस एथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एथ्रेक्स नाम का कारक है रोग का। ठीक है, देखो मनुष्य और मवेशियों में, गाय भैंस और इनमें होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। खुर मतलब जो उनके नाखून होते हैं उसमें। पौधों से रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, पौधों में अब कौन कौन रोग उत्पन्न करता है। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आती है। अब देखो गेहूं के अंदर आपने देखा हो काला दाना होना, चावल पीले हो जाना, आलू खराब काले हो जाना, ये सब क्या है, रोग होते हैं उनके अंदर भी। कुछ रसायनों का प्रयोग कर सूक्ष्म जीव पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर भी एक तालिका दे रखी है, जो पौधों में नींबू कैकर, इसमें क्या होता है, जीवाणु द्वारा वायु, इसमें नींबू पूरे खराब हो जाते हैं। गेहूं की रस्ट कवक, वायु और बीज से होता है। ठीक है, रस्ट मतलब बिल्कुल वो काले पड़ जाते हैं। भिंडी की पित्त वायरस से होता है, जो एक कीट के द्वारा होता है, जो भिंडी को पूरी तरह से पीला कर कर खराब करती है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा पौधों में जंतु मतलब पौधों में सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं, मनुष्य में करते हैं और साथ ही साथ जंतु में करते हैं। अब एक नाम आपने सुना होगा, खाद्य विषाक्तता। ये नाम ना सुनकर आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग। अगर आप खराब भोजन खाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है। फूड पॉइजनिंग, पॉइजनिंग का मतलब होता है जहर। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन मतलब खाना खाए। घर आने पर उसे वमन का मतलब होता है बच्चों उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया इसे खाद्य विषाक्तन मतलब फूड पॉइजनिंग हुआ है। अब ये क्यों हुआ, देखो सूक्ष्मजीव द्वारा संदूषित भोजन करने में खाद्य विषाक्तता हो सकती है। अभी आपने देखा है बच्चों, आपके घर पर कोई दाल सब्जी होती है, आप रात भर उसको फ्रिज से बाहर रखते हो तो सुबह तक वो बांस जाती है, खराब हो जाती है ना। इसका मतलब सूक्ष्मजीव उसके अंदर वृद्धि करते हैं और वो उसको पूरी तरह से खराब करते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को क्या बनाते हैं, विषाक्त, जहरीला, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है। जिसके सेवन से क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही भयंकर रूप से क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है, अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, नमक में रख सकते हैं। जैसे अचार में आपकी मम्मी ना बहुत सारा तेल डाल के रखती है। अब फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए खाद्य परिरक्षण, खाद्य का रक्षण कैसे करें। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण और भंडारण के विषय में पढ़ा था, फसल वाला पार्ट पढ़ा था।
हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, अब हम देखते हैं। आप जानते हैं कि खुले और नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण करते हैं। बारिश के समय आपने देखा यह ब्रेड, उसके ऊपर काले काले धब्बे आते हैं जब नम होते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब होता है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? उसका स्वरूप बदल, मतलब है ना, उसका रंग बदल जाना, उत्पाद में बदलाव। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, तो वो एक तरह का रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पाद बनता है। जैसे सूक्ष्म जीव हमने देखा था, लैक्टोबैसिलस जो दूध में होते हैं वो दही में बदलते हैं, तो वो पूरा उत्पाद बदल रहा है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परंतु वह जानती थी कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक खराब नहीं हुआ। वह भ्रमित हो गई। उसने सोचा, ऐसा कैसे? आइए हम खाद्य परिरक्षण के लिए सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिसका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हाँ, हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव करने का उपाय करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ है। सबसे पहला है रासायनिक उपाय। रासायनिक मतलब रसायनों का उपयोग कर। नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि नमक और जो खाद्य तेल है जिसका उपयोग हम करते हैं, वो वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। जैसे हम अचार में आप देखते हो ना, तेल बहुत सारा डालते हैं, अतः इसे परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक मतलब रक्षा करना। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं। अम्ल मतलब एसिड, जिसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। अब इसके अंदर दो बताया आपको, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। जैम एवं स्क्वैच बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से क्या करता है? बचाता है। तो रसायन का उपयोग आपको समझ में आया। उसके बाद दूसरा आपका है नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस और मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जाता रहा। आपने देखा बच्चों, जो मांसाहारी होते हैं लोग, वो क्या करते हैं? ये नमक का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्यों? मांस और मछली का परिरक्षण करने के लिए। क्यों? क्योंकि नमक के कारण मछली और मांस खराब नहीं होता। नमक हमने ऊपर देखा था, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, जिसके कारण मांस मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवले और इमली के परिरक्षण के लिए भी किया जाता है। आपकी मम्मी और करते हैं ना, आम को अचार डालने से पहले नमक में डालते हैं, आंवले को हल्दी और नमक के पानी में डाल के रखते हैं, उसी तरह। अब आप चीनी जो हम खाते हैं, चीनी का उपयोग भी परिरक्षण में किया जाता है। जैम, जेली एवं स्क्वैच का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों में की नमी में कमी आती है, जो संदूषण रोकने के लिए जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो आप जेली, जैम जो खाते हो उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तेल और सिरका। सिरका होता है बच्चों जो खट्टा होता है, जिसका उपयोग चाउमीन वगैरह बनाने में भी किया जाता है। तेल और सिरके का उपयोग अचार को बचाने में किया जाता है ना, आपके मम्मी और करते हैं, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इसी विधि से किया जाता है। किससे? तेल और सिरके के द्वारा। गर्म और ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। आपकी मम्मी क्या करती है बच्चों? दूध आता है तो उसको उबाल कर फिर रखते हैं ना, ऐसा ही नहीं रखते वरना वो खराब हो जाएगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं बच्चों? नष्ट हो जाते हैं। जो लैक्टोबैसिलस जो दूध में है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि हम कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। अब देखो, कम ताप भी सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है और अधिक ताप भी। ठीक है। अब देखो, इसे पाश्चुराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकृत अब है पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। पाश्चुरीकृत दूध मतलब उसको क्या होता है? पहले गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसको 15 से 30 सेकंड के लिए क्या किया जाता है? गर्म करके फिर उसको तुरंत ठंडा किया जाता है और उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड तक क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन।
फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। हमने पढ़ा था जैसे गर्म करने पर कुछ सूक्ष्म जीव ठंडा करने पर उनकी वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, लुईस पाश्चर ने की थी। इसीलिए इसमें इसका कहा गया है, इसको क्या नाम दिया गया, पाश्चुराइजेशन। इसीलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण। नेक्स्ट आपका है भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे और सब्जियों की वायुरोधी सील किए गए पैकेटों से बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। ठीक है, तो भंडारण और पैकिंग, जैसे आप ये जो पैकेट्स की चीज़ें खाते हो, चिप्स वगैरह खाते हो, उसको हम भंडारण कर सकते हैं, उसका पैकिंग कर सकते हैं। उसमें तरह तरह की गैसों का उपयोग भी किया जाता है, कुछ के अंदर उसको वायुरोधी भी किया जाता है। अब आपका आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा था राइजोबियम जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थलीकरण के अंदर सहायक होते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं बच्चों, लेग्यूम पौधों के अंदर पाए जाते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं। ठीक है, आपको हमको याद है, हमने देखा था इस तरह की जड़ों के अंदर क्या रहते थे, वो रहते थे। कभी कभी तड़ित विद्युत धारा भी नाइट्रोजन का स्तरीकरण होती है। तड़ित विद्युत धारा मतलब जब तेज बिजली कड़कती है बरसात में तब। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। अब नाइट्रोजन की मात्रा जो 78% है वो हमारे वातावरण के अंदर निश्चित रूप से बनी रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में हम अगले भाग से समझते हैं। तो देखो, ये आपका क्या है बच्चों, लेग्यूमिनस पौधों की जड़ ग्रंथियाँ। इसमें आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपके सफ़ेद सफ़ेद है वो आपकी क्या है, लेग्यूमिनस कुल की जो जड़ है उसके अंदर ग्रंथियाँ, और इसी के अंदर वो सूक्ष्म जीवाणु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। अब जैसे आपने जल चक्र के बारे में पढ़ा है, वैसे अब हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। जल चक्र भी देखा था हमने। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठन है। नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। जो प्रोटीन, प्राणहरित जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो आपके डीएनए आरएनए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। अब देखो, जो पौधे और जो जंतु होते हैं बच्चों, वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीलहरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। फिर ये जो जीवाणु हमने देखा जो इसमें भी पाए जाते हैं, और नीलहरे शैवाल जिसको हम काई कहते हैं उसमें पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। किसमें, नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित होते हैं तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषी नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए करते हैं। आया समझ में। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। आया समझ में आपको। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। वापस से क्या होता है बच्चों, कोई पौधा या जंतु जीवित होता है तब वो नाइट्राइट के रूप में उसको लेता है और प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में उसका उपयोग करता है। जब उनकी मृत्यु होती है तो वही नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या होता है, परिवर्तित होकर पुनः कहाँ चले जाते हैं, वायुमंडल में। इसीलिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कैसी रहती है, स्थिर रहती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ नाइट्रोजन चक्र है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र तड़ित द्वारा हो रहा है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन है, ठीक है, जीवाणु द्वारा उसका गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो रहा है, वापस से वो उसी में बदल रहे हैं। दूसरा, पौधे उसका अवशोषण कर रहे हैं, जंतु पौधों को खा रहे हैं, फिर वो उत्सर्जन कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, फिर वो मिट्टी में जाकर वायुमंडल में पुनः जाते हैं। वैसे ही वायुमंडल में नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरी शैवाल का स्तरीकरण है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में हम उसको क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। आया समझ में आपको। तो ये आपका क्या था, नाइट्रोजन चक्र। अब इस पाठ का अभ्यास आपको क्या करना है, अपने गृह कार्य कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।